हेलो फ्रेंड्स, आपका डिकोडिंग सिल्वर में स्वागत है। तो आज हम बीबीएस का एक कोर्स जैसा स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहले स्टील वार्स के बारे में बेसिक सीखेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे बीबीएस में इंटर करेंगे। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारा जो स्टील रिइंफोर्समेंट होता है, जो हमारा बिल्डिंग में यूज होता है, ठीक है, जो हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है जिसमें हम यूज होता है, आज हम देखेंगे कि हमारा स्टील का इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं और वो कैसे फॉर्म होते हैं और उसका परसेंटेज क्या होता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसमें कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट क्या होता है। हमारा स्टील रिइंफोर्समेंट जो होता है वो क्या क्या से पहले बना होता है। ठीक है। तो देखिए, जैसे हमारा होता है एक आयरन ओर होता है। आयरन ओर हमारा जनरली हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो आयरन ओर होता है, आयरन ओर को जब हम ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं तो हमारा पिग आयरन में कन्वर्ट होता है। ठीक है। और पिग आयरन से फिर हम इसमें क्या करते हैं कि जब हम कार्बन, सल्फर वगैरह अदर इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं तो हमारा जो होता है फाइनल जो हमारा होता है स्टील बनता है, जिसे हम लोग रीबार बोलते हैं। ठीक है। ये हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। तो ये हमारा होता है स्टील। इसका थोड़ा सा देखिए हम कैसे होता है कि आयरन ओर हमारा जो है, यहाँ पे हमारा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट रहता है। इसको हम ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में डालने पे क्या होता है कि इसमें और सा मटेरियल आता है, जैसे लाइम स्टोन है, यहाँ पे चारकोल होता है। ये सबको ब्लास्ट फर्नर में ऐड करने के बाद हमारा जो होता है फाइनल प्रोडक्ट आता है, जिसे हम लोग पिग आयरन बोलते हैं। ठीक है। एक क्रूड आयरन होता है, मतलब लिक्विड स्टेट में थोड़ा सा होता है। ये हमारा जो होता है लिक्विड स्टेट में होता है, जिसे हम लोग पिग आयरन बोलते हैं। और नीचे हमारा स्लैग आता है। तो फिर इसी जो हमारा पिग आयरन है, पिग आयरन जो हमारा 98% जो हमारा होता है ना स्टील, इसी से बनता है, पिग आयरन से बनता है। ठीक है। अब देखिए, इसमें और अदर भी रहते हैं। जैसे हमारा जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होता है वो डायरेक्टली हमारा पिग आयरन नहीं होता है। क्या होता है उसमें, हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ पार्ट कार्बन का रहता है, कुछ सल्फर रहता है, कुछ फास्फोरस रहता है, और फिर हम कंबाइन फास्फोरस और सल्फर रहता है। इसमें क्या देखते हैं कि जैसे देखिए हमारा जो स्टील होता है वो ग्रेड में आता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि हमारा जैसे Fe1 215, Fe415, Fe500, फिर अब Fe550, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें हम डी भी आता है, 500 हमारा डी भी आता है, फिर 550 डी आता है, 550 डी आता है। ठीक है। तो ये हमारा होता है स्टील का ग्रेड होता है। इसमें क्या होता है, Fe जो हमारा रिप्रेजेंट करता है आयरन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 215 जो लास्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमारा इसके यील्ड स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहा है, यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है। मतलब अगर हम इतना इसमें हम 415, अगर हम जैसे 415 की बात करते हैं, तो अगर हम 415 अगर न्यूटन पर एम स्क्वायर का हम फोर्स लगाएंगे, तब ये जो हमारा होता है Fe145 जो होता है हमारा इलोंगेट होकर टूट जाएगा और लास्ट मोमेंट पे हमारा यील्ड स्ट्रेंथ है, मतलब इतना वो बियर कर सकता है इस पर अगर लगेगा तो जैसे यहाँ पे देखते हैं हमारा सेम कि Fe415 है, Fe415D है, Fe500 है, Fe500D है, Fe550 है, Fe550D और Fe600 भी है। ठीक है। सेम यहाँ Fe जो हमारा आयरन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो न्यूमेरिक के वैल्यू है वो हमारा इसका यील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए, अगर हम Fe415 की बात करें तो हमारा 98% तो हमारा क्या है, पिग आयरन है। वो सब में सेम ही रहेगा। ठीक है। पिग आयरन जो हमारा 98% रहता है, उसमें क्या है, कार्बन की जो परसेंटेज होता है 0.30 है। ठीक है। आप Fe415 की अगर बात करें तो 0.25 है, Fe500 का 0.3 है। इसी प्रकार सल्फर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 0.060 है। ये हमारा अलग अलग है। हम यहाँ पे ज़्यादा कार्बन पे ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन जो हमारा है, आप देख रहे होंगे कि अगर Fe415 और Fe415D की अगर हम बात करें तो कार्बन का जो परसेंटेज है वो वेरी हो रहा है। ठीक है। 0.3 से 0.25 है। इसका मतलब क्या है, और इसमें एक चीज़ और कि अगर हमारा 5415 है, जो डी है, डी जो होता है हमारा डक्टाइल के लिए होता है, ये डक्टाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है कि ये जो इलोंगेशन जो हमारा पास होगा इन कंपेरिजन ऑफ Fe415, तो Fe415D में जो होगा इलोंगेशन थोड़ा सा हमारा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कार्बन जिसमें इलोंगेशन ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे कार्बन का परसेंटेज
कम हो रहा है। अगर हम कह सकते हैं क्या कि जो इलोंगेशन है हमारा, जो हमारा इलोंगेशन है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बन परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि जैसे जैसे हमारा कार्बन परसेंटेज बढ़ेगा उसकी डक्टिलिटी कम होती जाएगी और वो ब्रिटल होता जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे कार्बन की परसेंटेज कमेगा उसका डक्टिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो आप देखिए जो जिसमें डी लगा है उसमें सारे में क्या है, हमारा कार्बन परसेंटेज Fe415 लाइक है, जिसमें डी नहीं है उसके कंपेरिजन में कम है। जैसे देखिए यहाँ पे इन दोनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 0.30 है और यहाँ पे हमारा क्या है 0.25 है, यहाँ भी कम है। अगर हम 500 की बात करें तो सेम यहाँ भी है, अगर हम 550 की भी बात करें तब भी सेम हमारा है। इसी प्रकार हमारा सल्फर है, सल्फर और फास्फोरस है। ठीक है, तो ये हमारा होता है Fe लाइक हमारा इंग्रेडिएंट्स ऑफ हमारा रेनफोर्समेंट बार हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसका हम रेनफोर्समेंट बार का अलग अलग टर्मिनोलॉजी समझते हैं क्या होता है। तो जैसे देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या है, बैच। बैच देखिए क्या होता है कि जब हम स्टील को ऑर्डर करते हैं, ठीक है, जब इंडस्ट्री में खास कर ये होता है, हम लोग जैसे गांव में अगर बात करें तो हम लोग बैच में नहीं लाते, हम लोग क्या लाते हैं, केजी यानी मतलब क्विंटल में लाते हैं। ठीक है, क्विंटल में आता है, लेकिन जब इंडस्ट्री ऑर्डर करती है ना तो बैच में पहले आती है, फिर वहाँ से टन में उसको काउंट किया जाता है। ठीक है, तो बैच मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो एक बंडल रखा हुआ है, ठीक है, ये देखिए हमारा एक बंडल है, एक बंडल में जो जितना भी रेनफोर्समेंट इसमें है उसको एक बैच नाम दे दिया जाएगा। मान लीजिए इसका नाम हो गया बैच 1। ठीक है, उसी प्रकार अगर इस बंडल की अगर हम बात करें तो इसको नाम अलग दे दिया जाए बैच 2। ठीक है, तो मतलब जब हमारा रेनफोर्समेंट बार आता है साइट पे तो जो एक बंडल में बंधा रहता है ना, एक बंडल जो रहता है हमारा उसको हम लोग बैच नाम देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया बैच। अब हम लोग सिंगल रेनफोर्समेंट की बात करें, क्योंकि हम लोग जनरली सिंगल रेनफोर्समेंट में यूज करते हैं। ठीक है, और ऑर्डर भी करते हैं। अगर आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, रिटेलर के पास जाएंगे, दैट मीन डीलर के पास जाएंगे, वहाँ आप क्विंटल में खरीदें, वहाँ बैच से नहीं आता है। ठीक है, ये हमारे इंडस्ट्री पर्पस में है। जब इंडस्ट्री में होगा तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट बन गए या फिर ब्रिज हो गया, ये सब में हमारा बैच में आता है। तो अब हमारा सिंगल रेनफोर्समेंट जो होता है उसके बारे में जानते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले है कि इसका जो एक हमारे पास जो सरिया, जैसे लाइक हम ये देख रहे हैं, ये हमारे पास एक जो है, ये हमारा जनरली कितना आता है, 12 मीटर की आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो लेंथ होता है 12 मीटर होता है। अगर हम फीट में बात करें तो 40 फीट अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, इसके अनुसार, क्योंकि 1 मीटर जो होता है हमारा 3.28 फीट होता है। ठीक है, तो एक सरिया का जो लेंथ होता है हमारे पास 12 मीटर का आता है। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे जो ये सब बना हुआ है इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नॉमिनल मीटर, नॉमिनल डायमीटर, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग नॉमिनल साइज भी बोलते हैं। जो हमारा साइज है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि हमारा जो बार है उसका साइज क्या होता है या फिर नॉमिनल डायमीटर क्या होता है तो उसको हम मेजर कैसे करेंगे। तो जैसे ये देखिए हमारे पास एक रेनफोर्समेंट है, उसका हम सेक्शन ए काट रहे हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिए जब भी सेक्शन का जिधर से एरो रहेगा उधर से ही हमारा फेस भी रहेगा। हम इधर से इसको देख रहे हैं, इसको देखिए, देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो आपको जो दिख रहा है प्लेन, ठीक है, ए वाला सरफेस, जिसमें हम रिब्स को कंसिडर नहीं करते हैं, जो हमारा प्लेन रहता है उसको हम लोग करते हैं। इसका जो डायमीटर होगा, ठीक है, इसका जो डायमीटर होगा वही इस रेनफोर्समेंट का क्या होगा, डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसका साइज हो जाएगा। जैसे साइज हमारा आता है, कितना आता है, जैसे 12 mm का कोई सरिया यूज कर रहा है, कोई 16 हो गया, 20 हो गया। ठीक है, इसको हम देखेंगे कि किस किस साइज में आता है, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फिर नॉमिनल मास की अगर हम बात करें, इसकी मास क्या होती है, तो देखिए इसका जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी याद रखिए हमेशा, डेंसिटी जो हम लोग कंसिडर करते हैं वो हमारा होता है 7850 के जी मीटर पर क्यू, मतलब 7850 के जी पर मीटर क्यू होता है। इसी के अनुसार हम लोग इसका मास भी फाइंड करेंगे। ठीक है, अगला फिर है नॉमिनल पेरीमीटर क्या होता है। तो आप हमेशा इसको सर्किल का सारा फॉर्मूला याद रखिए। सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है, पाई डी, तो पाई डी सेम पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा। इसका अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया हम निकालना चाहेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, या फिर पाई बाई 4 डी स्क्वायर हो जाएगा। सेम इसको हम एज अ सर्किल के जैसा ट्रीट कर सकते हैं क्रॉस सेक्शन के लिए। ठीक है, क्रॉस सेक्शन जो जो होता है सर्किल का वो कर सकते हैं।
ये हो गया। फिर हमारा रिब्स की बात आता है कि रिब्स इसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स रिब्स के बारे में जानते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो हमारा दिख रहा है ना, ये जो एक पूरे लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो सरिया के लॉन्ग पूरे सरिया में रहता है, पूरे सरिया में रहेगा, उसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल रिब्स कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ए वाला जो पॉइंट है ये लॉन्गिट्यूडनल रिब्स है, ठीक है। और ए वाला पॉइंट जनरली एक सरिया में जो होता है 4 भी रह सकता है किसी सरिया में, किसी सरिया में 2 ही लॉन्गिट्यूडनल रिब्स हो सकता है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब होता है कि जो सरिया के लॉन्ग रहेगा। जैसे देखिए ए अगर है सरिया तो इसके लॉन्ग जो रिब्स जा रहा है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल रिब्स कहेंगे। और ट्रांसवर्स रिब्स क्या होता है, ट्रांसवर्स रिब्स का जो होगा जो इसके परपेंडिकुलर रहेगा, जो जैसे देखिए यहाँ पे ये सब जो है हमारा है, ये हमारा ट्रांसवर्स है, ठीक है। इसको हम लोग ट्रांसवर्स रिब्स बोलते हैं। ये हमारा ट्रांसवर्स रिब्स हो गया, ठीक है। ये सब तो हो गया। नॉमिनल डायमीटर समझ गए, नॉमिनल मास आप समझ गए, नॉमिनल पैरामीटर हो गया, लॉन्गिट्यूडनल रिब्स हो गया और ट्रांसवर्स रिब्स हो गया। रिब्स जनरली दिए थे हम लोग क्यों इसमें, जैसे देखिए पहले आता था प्लेन, हमारे पास प्लेन रेनफोर्समेंट आता था, लेकिन अब जो हमारे पास आता है रिब्स, इसको प्रोवाइड करते हैं, ये रिब्स होता है। ये जो हमारा होता है ना कि जैसे कंक्रीट में जब ये जाएगा कंक्रीट के साथ प्रॉपर बॉन्डिंग के लिए, और ताकि स्पिल्ट आउट जब हमारा कोई मेंबर जो है जिसमें बार प्रोवाइड किया गया है अगर वो टेंशन में आए, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे बार्स पे भी टेंशन फोर्स जनरेट होगा, जिसके कारण इससे निकलने की चांसेस बढ़ जाती है अगर प्लेन होगा तब, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इसमें रिब्स बनाते हैं, ताकि इन दोनों का कंक्रीट और स्टील जो हमारे पास है, कंक्रीट प्लस स्टील जो हमारे पास है उनका बॉन्डिंग अच्छा हो सके, इसीलिए हमारे पास देते हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल होता है और ट्रांसवर्स होता है, दो तरह के हमारे इसमें रिब्स होते हैं। नेक्स्ट इसका देखते हैं हम लोग साइज़ के बारे में जो बात कर रहे थे कि हमारा कितना कितना साइज में आता है। तो देखिए ये जो हमारा है आईएस कोड जो है आईएस कोड का है क्या है कि जैसे इसमें देखिए पहले क्या है, नॉमिनल साइज है हमारा एमएम में, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा है एमएम स्क्वायर में, मास पर मीटर जो है केजी में है। तो सबसे पहले देख लेते हैं किस किस साइज में हमारा इन्फोर्समेंट आता है जनरली। तो देखिए 4 है, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 28, 32, 36, 40, ठीक है। मैक्सिमम 40 तक की हम सरिया को ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप, ये डिपेंड करता है खासकर इंडस्ट्री में होता है कि जो मान लीजिए कोई एक कंपनी है ए, जैसे मान लीजिए सेल है, ठीक है, जो स्टील बनाती है, और कोई कंपनी मान लीजिए है लाइक कोई भी क्लाइंट हमारे पास है जैसे मान लीजिए एल&टी है, ये दोनों आपस में म्यूचुअल बात करके क्या होगा कि हम लोग एवं भी जा सकते हैं, दैट मीन 40 के हम लोग ऊपर भी जा सकते हैं। कोई अगर 50 हमको कहेगा कि 50 का हमको चाहिए सरिया, तो 50 का बन सकता है, ठीक है। लेकिन जनरली जो हमारे पास होगा जो हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं वो हमारे इसी प्रकार का होगा। जो देखिए हमेशा देखिए मिनिमम जो होता है 4 होता है, ठीक है। मिनिमम हमारा 4 से कम का सरिया नहीं आता है। मैक्सिमम जो होता है वो डिपेंड करता है क्लाइंट और जो मैन्युफैक्चर कंपनी होती है उस पर, ठीक है। और जनरली हम लोग जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, हम लोग 6 से जाके हम लोग 25 तक जाते हैं, ठीक है, 25 तक जाते हैं। ये हमारा होता है रेनफोर्समेंट का साइज बोलने, चाहे उसको डायमीटर बोलने। अगर डायमीटर आपसे कोई पूछता है या साइज पूछता है, दोनों सेम चीज़ होता है। अब देखिए इसका एरिया अगर हम बात करें तो एरिया सेम वही फॉर्मूला से हम लगा सकते हैं, क्या, π/4 × d², ठीक है। वहाँ से अगर करेंगे तो हमारा वैल्यू सेम ही आएगा। अब देखिए मास पर मीटर क्या होता है। एक्चुअली अभी क्या हम बताएं कि जो हमारा सिंगल सरिया जो आता है, हमारा एक जो लेंथ आता है, जैसे मान लीजिए अगर सरिया है, इसका जनरल जो लेंथ आता है हमारे पास 12 मीटर आता है, 12 मीटर आता है। और यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज़ कि इसका जो मास है पर केजी मीटर है, ठीक, केजी पर मीटर, केजी पर मीटर। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास 10 का सरिया है, ठीक है, 10 का सरिया है, तो अगर हम 1 मीटर, ठीक है, अगर 1 मीटर अगर उस सरिया को लें तो उसका जो वेट होगा वो हमारे पास कितना होगा। अगर हम 10 की बात कर रहे हैं, ये हमारा 10 है, तो 10 की जो हम बात करें तो उसका 1 मीटर का अगर उस सरिया लेंगे तो हमारे पास उसका जो वज़न आएगा वो 0.617 kg आएगा, ठीक है, ये होगा। तो अगर हमारे पास जनरली क्या होता है 12 मीटर का लेंथ आता है, तो 12 मीटर को अगर मल्टीप्लाई कर दें 12 मीटर इंटू 1 के लिए इतना है तो 0.617 कर देंगे, तो जो आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 मीटर का, यानी मतलब एक लेंथ का हमारे पास वेट आ जाएगा,
ठीक है। अब वेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए वेट का फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारे पास होता है, जैसे वेट का जो फॉर्मूला होता है हम यूज करते हैं साइड पे, d² / 162.2। ये वेट देता है kg पर मीटर में, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से यूज करके हमें इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें देखिए अगर हम मान लीजिए 10 का निकालना चाहते हैं, ठीक है, 10 mm का हम निकालना चाहते हैं, 10 mm का जो सरिया है उसका हम वेट निकालना चाहते हैं, तो क्या होगा, ये जो d है हमारे पास, d को हम mm में रखते हैं, ठीक है, d को हम mm में रखते हैं। अगर 10 mm का सरिया है तो इसको हम 10 रखेंगे, 10 × 10 हो जाएगा हमारे पास, इसको डिवाइड कर देंगे 162.2, इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो ये हमारे पास आएगा 0.617। तो इसका यूनिट क्या है, kg पर मीटर, तो ये हो गया kg पर मीटर। सिमिलरली अगर हमारे पास जैसे 32 है, तो अगर 32 का दिखाना चाहे तो 32 × 32/162.2, इसको जब डिवाइड कीजिए तो ये जाएगा हमारा 6.31 kg पर मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, वेट भी आ गया। ये फॉर्मूला को याद रखिए। इसका डेरिवेशन आप कैसे कर सकते हैं, तो डेरिवेशन करने के लिए क्या होगा कि इसका हम लोग क्या जानते हैं, डेंसिटी जानते हैं, ठीक है। डेंसिटी हमारे पास मालूम है 7850 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर हम कोई एक निकालते हैं 1 मीटर के लिए, ठीक है, कोई हमारा रेनफोर्समेंट है जिसकी हम लोग डायमीटर हम लोग मान लेते हैं d है, dmm, ठीक है, तो dmm है, और इसका हम मालूम करना चाहते हैं कि 1 मीटर जो हमारे पास है उसका वजन क्या होगा। तो क्या होता है हमारे पास जो डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी हमको मालूम है कितना, 7850 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया। मास हमको फाइंड करना है, मास हमको अभी मान लीजिए यहाँ पे W है, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया इंटू हाइट, एरिया हमारे पास क्या है π/4 × d² इंटू हाइट हमारे पास कितना है इसका 1 मीटर। अभी से हम 1 मीटर में चलते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे d है mm में, ठीक है, या तो इसको मीटर में चेंज कर दीजिए या इसको mm में चेंज कर दीजिए। किसी एक को जब आप चेंज कीजिएगा, मान लीजिए हम d² जो हमारे पास है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमारे पास जो निकल के जो आएगा वो आएगा हमारे पास सेम फॉर्मूला d²/162.2 kg पर मीटर, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो ये हमारा BBS में हमेशा यूज होते रहेगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखें कि हमारा जो पर यूनिट का जो वेट होता है वो अपन d²/162.2 होता है, ठीक है। अब हमारे पास साइट में क्या होता है कि हम दो तरह के इसमें टेस्ट करते हैं रेनफोर्समेंट का, कि हमारे पास जो रेनफोर्समेंट आया है वो एक्चुअल सही है या फिर गलत आया। तो इसमें क्या होता है, एक बेंड टेस्ट होता है, एक हमारा रीबेंड टेस्ट होता है। तो इसको जल्दी से देख लीजिए। बेंड टेस्ट हमारे पास क्या होता है कि एक प्रॉपर मैंड्रिल, हमारा मैंड्रिल क्या होता है, ये जो हमारा मैंड्रिल है, ठीक है, ये हमारा बार बेंडिंग मशीन है, इसको हम प्रॉपर ए मैंड्रिल हो गया, तो हमेशा प्रॉपर मैंड्रिल के अनुसार ही हम इसको बेंड करते हैं। जैसे हमारा अगर सरिया Fe415D है तो उसके लिए जो हमारा अगर 20 से नीचे है तो जो हमारा ये मैंड्रिल का डायमीटर होगा, अगर हम 20 mm का सरिया यूज कर रहे हैं तो उसके लिए जो मैंड्रिल हमारे पास होगा Fe415 के लिए 25 होगा, दैट मीन्स 40 mm का होगा। ये जो हमारा होगा 40 mm का होगा, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर मैंड्रिल लगाने के बाद हम बेंड टेस्ट करेंगे कि इसको 180 पे बेंड करेंगे, ठीक है, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है। धीरे धीरे फोर्स लगाएंगे हम और इसको हम बेंड करेंगे। तो बेंड करने पे अगर इसका आउटर सरफेस में कोई क्रैक नहीं आए तो ये हमारा टेस्ट पास हो जाएगा, और अगर क्रैक आ गया तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं इसको। सेम हमारा एक रिबन टेस्ट होता है। रिबन टेस्ट में भी हमारा होता है, ये देखिए हमारा मैंड्रिल है, ये प्रॉपर मैंड्रिल हो गया हमारे पास। क्या करेंगे, हमारे पास स्पेसिमेन या दैट मीन्स बार्स है, बार्स को क्या करेंगे, सबसे पहले हम 135 डिग्री पे बेंड करेंगे। 130 डिग्री पे बेंड करने के बाद इसको हम 30 मिनट के लिए हम गर्म करेंगे, 100 डिग्री वाटर सेल्सियस में रखेंगे, ठीक है, गर्म पानी करेंगे।
उसके बाद फिर क्या करेंगे कि 30 मिनट के बाद जब ठंडा हो जाएगा तो इसको फिर से हम बैक लाएंगे, ठीक है, बैक लाएंगे। कितना तक लाएंगे? 157 डिग्री, ठीक है। तो 150.7 है, इसमें हम 135 को माइनस कर देंगे क्योंकि हम 135 पहले जा चुके हैं, उससे फिर यहाँ से रिबेंड करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास आएगा 27.5 जो आएगा उसको बेंड करेंगे, ठीक है। उसको बेंड करने के बाद देखेंगे हम यहाँ पे कि यहाँ पे कोई क्रैक आया कि नहीं। अगर क्रैक आ गया तो रिजेक्ट हो जाएगा, और क्रैक अगर नहीं आया तो हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है रिबेंड टेस्ट। तो आई होप आप इन्फोर्समेंट का बेसिक जान गए होंगे कि अगर कोई सरिया है तो उसका 1 मीटर में मतलब एक आता है जो प्रॉपर, उसमें कितना उसका लेंथ कितना होता है, फिर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पर यूनिट वेट कैसे फाइंड कर सकते हैं। और फिर हमारा अगर कोई पूछ दे कि इसमें लॉन्गिट्यूडनल रिब्स क्या है, ट्रांसवर्स रिब्स क्या है, ठीक है, यानी जो बेसिक हो सकता है वो आप अब और इन्फोर्समेंट के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, हम बीबीएस चलेंगे। तो बीबीएस पहले हम राफ्ट का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग हर मेंबर के लिए सीखेंगे। और तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।